नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में मूल कर्तव्यों को देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे। तो जब संविधान के आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, ठीक ना, संविधान के प्रारंभ में जो मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, ठीक ना, लेकिन इसे स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पे, ठीक ना, स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर ये करीब 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक ना, 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। उसके तहत, ठीक ना, उसके तहत इसे जोड़ा गया। तो जहां संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रावधान है, वहीं मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए, ठीक ना। देखिए, जब आपके मूल अधिकार ऑलरेडी संविधान में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मूल कर्तव्य भी होने चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित हैं। तो इसके लिए एक नया भाग बनाया गया, ठीक ना। तो इसके लिए अब क्या बनाया जाएगा उसे देखेंगे। तो इसके लिए भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 क बनाया गया, भाग 4 क, ठीक ना, 4A बनाया गया और अनुच्छेद 51E को जोड़ा गया, और अनुच्छेद 51A को यहाँ पे जोड़ा गया, जिसमें उस समय जब जोड़ा गया था तो लगभग 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक ना। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य, यानी इस देश के प्रति जितने भी नागरिक हैं उनके लिए कुछ कर्तव्य हैं इस देश के प्रति। तो उस समय टोटल संख्या 10 थी, ठीक ना। अब वर्तमान में ये जो है, वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत ही एक और, यानी अब प्लस इसमें एक और जोड़ा गया, बाद में एक और जोड़ा गया, और इसे जो जोड़ा गया, ठीक ना, ये आपका 11वां मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य इसे कहा जाता है, जिसको 86वें संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2002 में, ठीक ना, वर्ष 2002 में जोड़ा गया। तो ये कुल संख्या जो है, अनुच्छेद ये आपको आ जाएगा, ठीक ना, अनुच्छेद 51, ठीक ना, 51A या 51 क, ये ट, जैसे क ख ग अंग च छ ज झ इया, उसका त, ये वाला ट ठ ड ढ वाला, तो ये ट है, यानी 11वां है। ट का संख्या अगर देखिएगा तो 11वें नंबर पे आएगा। तो ये जो 11वां मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2000 में, ये 51A का ट में है, 51 क का ट में जोड़ा है, ये 86वां है, 2002 में इसे जोड़ा गया था। अब कुछ मूल कर्तव्यों के बारे में और विशेष चीजें हम लोग जानेंगे। हाँ, इसके बाद साम्यवादी देशों में पूर्व सोवियत संघ, ठीक ना, आपका जो पूर्व USSR होता था, ठीक ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक ना, ये आपका रसिया जो वर्तमान में रूस है, ठीक ना, ये तो यहाँ से ये प्रथम देश था जो अपने नागरिकों के लिए संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा था। तो यहाँ के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा हुआ था। तो यहीं से जो हमारे संविधान निर्माता हैं इस चीज़ को एडॉप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए, इस देश की परिस्थितियों के अनुसार उसे जोड़कर बनाकर स्वीकार कर लिए गए, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे
और एक और चीज़ यहाँ पे जान लीजिए कि जापान के बाद भारत दूसरा ऐसा प्रजातांत्रिक देश है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख है। तो ऐसा मौलिक मूल कर्तव्यों वाला जापान के बाद, ठीक ना, जापान के बाद जो भारत है यह दूसरा देश है जिसने मूल कर्तव्य को अपने संविधान से जोड़ा है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक और चीज जान लीजिएगा कि पुनश्च यूएनओ की धारा 29(1) के तहत, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो धारा है 29(1) के तहत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यहाँ पे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जब घोषणा हुई तो उसमें भी आपको मूल कर्तव्यों का समावेश है। तो इसमें भी आपको मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, इस चीज को याद रखें। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, इनके बारे में बारी बारी से विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 51 क में कौन कौन से 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं और आर्टिकल 51A है, इस चीज को याद रखिएगा, 51A, ठीक ना। पहला ये कह रहा है कि संविधान का पालन करें, ठीक ना। हमें हर हाल में अपने संविधान जो है, संविधान का पालन करना है और साथ ही साथ इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रधन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। और इसके जितने भी आदर्श हैं, ठीक, जितने भी इसके संस्थाएं हैं, राष्ट्रगान है और राष्ट्रध्वज, ठीक ना, इसका आदर करना है, ठीक ना, आदर करना हर देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है ये, ठीक ना, कि इन सभी चीजों का जो पहला मौलिक कर्तव्य है इसका पालन करे, ठीक ना, स्वेच्छा से करे, कोई किसी पे प्रतिरोधी नहीं है, स्वेच्छा से सबको करना चाहिए। फिर दूसरा आपको कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, ठीक ना, स्वतंत्रता के लिए, ठीक ना, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक ना, तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, ठीक ना, का पालन करें और हृदय में संजोए रखें, ठीक है। ये बेहद जरूरी है क्योंकि आपको स्वतंत्रता कोई भीख में नहीं मिली है, बहुत इसके लिए आपको बलिदान देना पड़ा है, पूर्वजों के द्वारा बहुत बलिदान देना पड़ा है। तो उनके जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, कोई अपना जीवन, कोई फांसी पर लटक गया, कोई कहाँ किसी गोली से मारा गया, कितने गुमनाम आदिवासी मारे गए, कितने नेता मारे गए, ठीक ना। तो इससे क्या है कि एक नागरिक होने के प्रति ये कर्तव्य बनता है। चलिए अब इसके बाद तीसरा देखेंगे। तीसरा है कि भारत की प्रभुता, ठीक ना, भारत की प्रभुता, ठीक ना, जो प्रभुता यानी संप्रभुता, ठीक ना, प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, एकता और अखंडता की रक्षा करना, साथ ही साथ उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, ठीक ना, अक्षुण्ण बनाए रखना। देखिए यहाँ जो प्रभुता शब्द है ये आपका सोवरेंटी से है, संप्रभुता से है, ठीक
ठीक ना। इसकी संप्रभुता यानी ये देश जो है अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में संप्रभु है, किससे दोस्ती रखेगी दुश्मनी कर रखेगी ये भारत डिसाइड करेगा, ठीक ना, और कोई दूसरा देश डिसाइड नहीं कर सकता। और इसकी एकता और अखंडता, एकता यूनिटी के सेंस में है, क्योंकि भारत है तो बहुनस्लीय बहुधार्मिक बहुप्रजातीय देश है, ठीक ना, विविधता में एकता वाला देश है, तो इसकी एकता को भी बनाए रखना। और अखंडता, अखंडता का मतलब है कोई भी इसका जो अंग है सबके सब अटूट हैं, ठीक है, तो इस अटूटता को बनाए रखना है, ठीक ना, इसे बिखरने नहीं देना है। तो यहाँ अखंडता का मतलब अब अक्षुण्ण बनाए रखना है, यानी इसे बरकरार रखना है। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो नेता कह के गए हैं, मान लीजिए किसी ने कहा है कि ये इस पे हमारा अधिकार है, पीओके पे LACP है, ठीक ना, इधर चीन की तरफ है, तो ये हमारे राष्ट्र का अंग है, तो इसे बनाए रखना है, ठीक ना, ये हमारे राष्ट्र का अंग है, इसे हर हाल में बनाए रखना है। तो इस अखंड जो है भले ही उनका कब्जा हो, इधर भी उनका कब्जा हो, लेकिन हम इसे हमेशा अपना ही मानेंगे, इसको भी अपना मानेंगे, इसको अक्षुण्ण बनाए हर हाल में रखेंगे, इसे लेने की भी कोशिश करेंगे। तो अक्षुण्णता से संबंध आपको इससे हो गया, और जो ढांचा है उसे बनाए रखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ठीक ना, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर, ठीक ना, राष्ट्र की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करें, ये चौथा मूल कर्तव्य है। सबसे पहले इसको समझेंगे, राष्ट्र की सेवा करें, रक्षा करें। तो रक्षा कब की जाती है? जब बाह्य आक्रमण हो, बाह्य आक्रमण हो, कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक ना, सशस्त्र विद्रोह हो या कोई आपात या आपदा का समय हो, ठीक ना, चाहे राष्ट्रीय हो राज्य हो, जब भी आपको राष्ट्र पुकारती है तो जितने भी यंग हो, चाहे वह बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री हो, कोई भी हो, ठीक ना, वो अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाए, आह्वान किए पे राष्ट्र की सेवा भी करे, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तभी आपका अस्तित्व है, राष्ट्र नहीं रहेगा तो अस्तित्व नहीं है, ठीक ना। और ये चीजें, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला है, ठीक ना, पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता भ्रातृत्व का विकास, जितने भी भारतीय लोगों हैं उनमें समरसता भ्रातृत्व का विकास, सभी भारतीयों में, और साथ ही साथ जो धर्म भाषा क्षेत्र वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, और सभी भेदभावों से परे, सभी भेदभावों से परे हो, हटकर हो, ठीक ना, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग, ऐसी प्रथाओं के त्याग जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो, सम्मान के विरुद्ध हो। ये आपका पांचवा होता है, समरसता का, हार्मनी को, सद्भाव को बनाए रखना है, भ्रातृत्व की भावना को भी बढ़ाए रखना है, सभी भेदभावों से परे होकर ऊपर उठकर, ठीक ना, और ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो हमारे 50% जो आबादी है, ठीक ना, उनके सम्मान के विरुद्ध हो, तो ऐसी प्रथाओं का भी त्याग कर दें। चलिए इसके बाद छठा देखेंगे, छठा कह रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और परिरक्षण करे, ठीक ना, जो भी हमारी गौरवशाली परंपरा है, संस्कृति है, ठीक ना, गौरवशाली संस्कृति है, तो इसका सबसे पहले कि महत्व समझे, ठीक ना, और साथ ही साथ एक और चीज इसमें कहा गया है कि उसका परिरक्षण करें,
रक्षण करे। दो चीजें कही गई हैं, जो परंपराएं होती हैं, ठीक ना, जो संस्कृति होती है उसके महत्व को समझना जरूरी है और परिरक्षण यानी उसे बचा कर रखना जरूरी है। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, दुनिया में एक देश का नाम बता रहे हैं, जितने भी दक्षिण अमेरिकी देश हैं, ठीक ना, गौर कीजिएगा, दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं, जैसे मान लीजिए आपको बोलीविया ही ले ले, ठीक ना, या ब्राजील ही ले ले, तो यहाँ देखें ब्राजील ले लें या कोई भी ETC कोई भी देश ले लें, वहां की देखिएगा मूल भाषा विलुप्त है, ठीक ना, वहां फ्रेंच बोली जा रही है, स्पेनिश बोली जा रही है, ठीक। तो कहीं न कहीं औपनिवेशिक युग में जब ये गुलाम थे दक्षिण अमेरिकी के देश, तो वहां इन फ्रेंच लोगों ने, स्पेनिश लोगों ने, पुर्तगीज लोगों ने, ठीक ना, इन लोगों ने वहां की संस्कृति का नाश कर दिया, ठीक ना, वहां की एकदम संस्कृति को ही बर्बाद कर दिया। तो यहाँ की जो संस्कृति खत्म हो चुकी, जो मूल थी, जो उनकी पहचान थी, ये आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हैं, ठीक ना। ये क्या किसके शिकार हैं? आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हैं, यानी पहचान का संकट है, अपनी पहचान पे उन्हें गर्व नहीं है, ठीक ना। बहुत बड़ी समस्या होती है आइडेंटिटी क्राइसिस, कि आपका मूल का ही पता नहीं है, आपकी संस्कृति का ही पता नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक ना, भारत में ऐसा नहीं है। सभी धर्मों में संस्कृति पाई जाएगी, सभी जितने भी हैं ट्राइब्स हैं उनकी अलग ही है, ठीक ना। तो भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, संस्कृति है, तो इसका महत्व को समझें कि आप आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार नहीं है। अगर ये धागा है तो इसका कुछ महत्व है, कुछ मूल्य है, ये पहचान है, बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, ठीक ना। इस चीज को समझें। तो ये जो सांस्कृतिक चीजें होती है, इसके महत्व, इसको परिरक्षण यानी बनाए रखना, बचाए रखना, अक्षुण्ण बनाए रखना, इस संदर्भ में है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7वां, ठीक ना। चूंकि मूल कर्तव्य जो है नागरिकों के लिए है, तो इसमें प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक ना, जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव हैं, तो इन सभी की रक्षा करना है, संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया रखना है। तो इसको भी आपको रक्षा करना है, संवर्धन यानी विकास करना है, ठीक ना, और इसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 8वां कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, ठीक ना। ये सबसे ज्यादा हमें अच्छा लगता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। और साथ ही साथ मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास, और तथा सुधार की भावना का विकास। अब यहाँ समझेंगे भाई, 135 करोड़ की जनसंख्या है, इससे ज्यादा ही जनसंख्या है। अगर 135 करोड़ की जनसंख्या है 2022 के मुताबिक, तो आप समझिए कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो देश ज्यादा सशक्त बनेगा, ज्यादा आगे बढ़ेगा। मानववाद है, यानी इतनी बड़ी संख्या है तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जब तक समझेगा नहीं कि हम सभी भारतीय हैं, सभी भेदभाव से ऊपर उठे, ठीक ना, तब तक उस देश का कल्याण नहीं हो सकता। वो अपने जातीय लफड़ों में, धार्मिक लफड़ों में फंसी रहेगी। ज्ञान अर्जन जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स का विकास करना आज के युग में ज़्यादा जरूरी है। सुधार की भावना का विकास भी यहाँ जरूरी है। तो ये सबसे हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है। ये आपका 8वां हो गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। आपका कमेंट भी है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जरूर दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, अगला है 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ठीक ना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। देखिए,
सार्वजनिक संपत्ति में देश की संपत्ति है, लोगों का पैसा है, तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे सुरक्षित रखना चाहिए और हिंसा से भी दूर रहना चाहिए। ठीक ना। चलिए अगला है आपका 10वां, कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक ना। व्यक्तिगत यानी पर्सनल और सामूहिक दोनों ही क्षेत्रों में, ठीक ना, दोनों गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, ठीक ना, दोनों ही गतिविधि प्लस उत्कर्ष की ओर बढ़ना है। ठीक ना। इससे क्या होगा कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि को, नई ऊंचाई को छूएगा। तो जब व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक अपनी गतिविधियों के रूप से उत्कर्ष की ओर विभिन्न क्षेत्रों में बढ़िएगा, तो आपके बढ़ने से ही तो राष्ट्र की उन्नति होगी। ठीक ना। आपके आगे बढ़ने से एक स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ शिक्षित नागरिक ही, या स्वस्थ अशिक्षित भी हो तो समझदार व्यवहार कुशल नागरिक ही तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माता होता है। ठीक ना। तो इस पॉइंट को शामिल किया है, ये भी मेरा इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा लगता है मुझे। चलिए इसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे। ठीक ना। लास्ट कह रहा है 11वां कि 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों के, ठीक ना, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, ठीक ना, उनके माता पिता और प्रतिपालक, ठीक ना, माता पिता और जो भी उनके प्रतिपाल्य हैं, जो भी उनको पाल रहे हैं, तो उन्हें शिक्षा का अवसर दें। तो यहाँ क्या है, शिक्षा का अवसर देने की बात हो रही है। ठीक ना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मूल कर्तव्य से, इसको हम लोग समझ लेंगे। ठीक ना। इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। देखिए, राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व है। ठीक ना। राज्य के लिए क्या है, डीपीएसपी का सिद्धांत है। उसी तरह से नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट है। ठीक ना। एक तरफ राज्य है तो इसका नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो जितने भी नागरिक हैं उनके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक ना। दोनों के दोनों जो हैं ये स्वेच्छा पर निर्भर है। इन दोनों की क्या है, स्वेच्छा पर निर्भर करते हैं। इसमें कोई विधिक बाध्यता नहीं है। ठीक ना। इसमें कोई विधिक बाध्यता नहीं है। ठीक ना। अतः ना कोई भी नागरिक मौलिक कर्तव्य का पालन अगर नहीं करता है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। तो कोई व्यक्ति है जो फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं कर रहा है, ठीक ना, तो उसके लिए कोई दंड का विधान नहीं है। ठीक ना। ये उनकी स्वेच्छा पर, उनकी इच्छा पर, मर्जी पर निर्भर करता है। ठीक ना। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो मैंने, देखिएगा, मेरे वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के, जो चाहे यूपीएससी के हों, जेपीएससी के हैं, मैंने बना के रख रहे हैं। उन वीडियो को आप एक एक बार जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। इस तरह से मैं और आगे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।